नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का एजुकेशन कॉन्क्लेव। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। एक कहावत है कि शिक्षा में निवेश सबसे अच्छे रिटर्न्स देता है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन गेट्स यू मैक्सिमम एंड बेस्ट रिटर्न्स। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने शिक्षा में लगातार निवेश किया है। बल्कि यूं कहिए तो भारत के छात्रों के भविष्य को मोड़ देने के लिए एक बहुत भरसक प्रयास किया है। इसमें सबसे बड़ा काम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो देश को समर्पित की गई, अभी उसके क्रियान्वयन का कार्य चल रहा है। आप इसको यूं समझिए कि एक बहुत बड़े जहाज को मोड़ने जैसा काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। अब इसमें कितनी कामयाबी हासिल हुई है, कितना काम अभी बाकी है, कितना हो चुका है, इस सब पर हम बात करेंगे। हर बच्चे तक बेस्ट एजुकेशन पहुंचे, अवसर पहुंचे, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन पहुंचे, उसकी ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट हो, इन सारे प्रयासों को देखते हुए हमारे साथ आज बात करने के लिए देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत स्वागत आपका। बहुत सारे सवाल हैं सर, और ये आपका जो सेक्टर है एजुकेशन, हमारे लिए कई बार आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है क्योंकि हम इतना पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां इतना जबरदस्त काम हो रहा है। ये थोड़ी हमारी भी कमी है कि इसकी चर्चा उतनी नहीं होती, लेकिन आज उसकी हम पूरी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी इफ यू अलाउ मी सर, लेट मी एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम फर्स्ट। एक हेडलाइन मुझे बनाने दीजिए। ये जो चल रहा है आपके और स्टालिन साहब के बीच में, ये क्या विवाद है? वो कह रहे हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ ना दें नरेंद्र मोदी सरकार और धर्मेंद्र प्रधान जी, खासकर आप। और 10,000 करोड़ रुपए भी दोगे ना, मेरा 2,000 करोड़ रुपया आपको कह रहे हैं मेरे अनुदान का रोक लिया है, कह रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए भी दोगे, मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं करूंगा। मैं अपने बच्चों को तमिल और अंग्रेजी के अलावा कोई और भाषा नहीं सीखने दूंगा, हिंदी नहीं थोपने दूंगा आपको। देखिए, मैं स्टालिन जी को आदर के साथ कहना चाहूंगा कि अपने प्रशासनिक नाकामी को, उनकी गवर्नेंस डेफिसिटी को छुपाने के लिए वो एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को वो एक माध्यम मानते हैं कि इसको मैं विरोध करके मैं उनको एक खुली चुनौती देता हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो कहता है कि पढ़ाई अपने मातृभाषा में होनी चाहिए, आपातत क्लास 8 तक अगर वो मातृभाषा में होगा तब बच्चे की मस्तिष्क संपूर्ण रूप से विकसित हो पाएगा, वो डिजाइन थिंकर हो पाएगा, क्रिटिकल थिंकर हो पाएगा, प्रॉपर डिसीजन मेकर हो पाएगा। उसकी पहला शर्त एनईपी ने कहा है अपने मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। हिंदी कहां से आया? उन्होंने एक लाइन कहीं दिखा दे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को किसी के ऊपर लादने का, थोपने का कहीं निर्देश है या कहीं प्रयास है। इसलिए उन्हें काल्पनिक बात को, एक इमेजिनरी फाइट वो करना चाहते हैं। क्यों? उनको अपना गवर्नेंस में भरोसा नहीं है, लोगों को उनको आने वाले चुनाव में उत्तर शायद देना ना पड़े, इसीलिए वो एक अलग प्लान पे जाना चाहते हैं। लेकिन धरातल जो ग्राउंड रियलिटी समथिंग डिफरेंट है। तमिलनाडु में पढ़ाई तमिल में ही हो, ये अभी की एनईपी का प्रमुख रिकमेंडेशन है। तमिल सभ्यता आधारित हो। अगर मैं उसकी एक विपरीत तर्क रखूं, पिछले आजादी के उपरांत 78 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिल भाषा, तमिल साहित्य, तमिल संस्कृति के ऊपर जितने प्रयासों राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल गवर्नमेंट की ओर से किया है, शायद आजादी के उपरांत इतना कभी प्रयास नहीं किया गया है। इसलिए स्टालिन जी की सर्टिफिकेट की विषय नहीं है। स्टालिन जी एक पॉलिटिकल लैंग्वेज में, मैं शुरू से कह रहा हूं, उनकी कुछ राजनीतिक कंपल्सन है, उस कंपल्सन से वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो धरातल पे नहीं है, ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं तमिलनाडु को इंडिया प्रवास भी किया हूं, तमिल बच्चों को देश में विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में देखता हूं। मैं इन दिनों में खड़गपुर आईआईटी में एक तमिलनाडु की, अन्ना नगर की तमिलनाडु की लड़की को मिला। उन्होंने वहां बायोसाइंस में वेगन फीस बनाने की एडवांस रिसर्च कर रही है, फ्लुएंटली हिंदी बोल रही है। मैंने उनको पूछा
कि बेटा आप तो तमिल भाषाभाषी हो, आपको हिंदी इतना बढ़िया कैसे हुआ। बोले कि सर मैं जिस प्रोडक्ट को एक एंटरप्रेन्योर के नाते बनाना चाहता हूं, आई नीड टू गो टू ए नेशनल मार्केट। उनकी कॉम्पिटेंसी, उस बच्चे की कॉम्पिटेंसी तमिल में तो है ही, इसीलिए वो सोच पाई, इंग्लिश में भी है और अन्य भारतीय भाषा में भी कॉम्पिटेंसी बढ़ानी चाहती हैं। क्या तमिलनाडु की नई पीढ़ी के बच्चों को मल्टीलिंगुअल होने में उनको आपत्ति किस चीज पे है? क्या तमिलनाडु की एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़नी चाहिए? तमिलनाडु की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़नी चाहिए? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़नी चाहिए? और अभी भी तमिलनाडु की जो बॉर्डर इलाका में क्या 3 लैंग्वेज नहीं है? जो तेलुगु भाषाभाषी सीमावर्ती इलाका, वहां तेलुगु स्कूल्स में पढ़ते नहीं। जहां मलयालम की केरला की बॉर्डर इलाका में मलयालम भाषा का प्रभाव नहीं है। क्या कर्नाटक की बॉर्डर में कन्नड़ भाषा की प्रभाव नहीं है, वहां नहीं पढ़ना पड़ता? मैं उड़ीसा से हूं, मैं कोई हिंदी भाषाभाषी इलाका का नहीं हूं। सौरभ जी, मेरे प्रांत में मैं सदर्न उड़ीसा को जाऊं तो वहां 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कैसे है? वहां मातृभाषा हमारा उड़िया है, उड़िया, तेलुगु और इंग्लिश। वहां तो एक चौथा भाषा भी पढ़ना पड़ता है कि वहां की जो ट्राइबल लैंग्वेज है, जिसमें अभी की भारत सरकार 100 से ज्यादा द्विभाषी बनाई है, प्राइमर बने, वहां भी उसको यूज करना पड़ता है। 4 भाषा पढ़ना पड़ता है, पढ़ते हैं बच्चे, तब जाके उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। नॉर्थ में जाओ वहां बंगाली पढ़ना पड़ता है, वेस्टर्न में जाओ वहां हिंदी पढ़ना पड़ता है, उड़िया, इंग्लिश और कहीं बंगाली, कहीं तेलुगु, कहीं हिंदी। तभी तो जाके हमारा व्यक्तित्व विकास होता है। तो सदियों से चली आई, इनको तो ऐसे परंपरा हमारी है, आजादी के बाद भी चल रही है। 68 के उपरांत तमिलनाडु में एक एग्रीमेंट हुई थी कि 2 लैंग्वेज फॉर्मूला यूज होगी। अभी भी भारत की बाकी प्रांतों में शुरुआत के दिनों में थोड़ा पांडिचेरी और नागालैंड उस मॉडल पे थे, धीरे धीरे वो भी मेन स्ट्रीम पे आ गए और हम तमिलनाडु की उस प्रायोरिटी को रेस्पेक्ट भी करते हैं। मैं तो आज उस विषय पे जाना नहीं चाहूंगा। उनके साथ कई राउंड्स की बातचीत हुई, एक स्टेज पे वो राजी भी हुए, तो हम भी कुछ विषय पे रिपोजिशन, वो मान गए थे, पहले मान गए थे। लेकिन फिर मेरे पास जो खबर है, वहां जाने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री भी राजी हो गए थे। शायद उनकी कुछ नया लीडरशिप आया है, नया कंपल्सन उनकी डेवलप हुई है, वो एक राजनीतिक भाषा पे गए। लेकिन वो जो बात कह रहे हैं बड़ी खतरनाक है। वो कह रहे हैं हम दूसरे भाषा युद्ध के लिए भी तैयार हैं, हमारे ये तमिल भाषा और उसकी अस्मिता का सवाल है, इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं। देखिए, क्या वो कौन सी ख्याली दुनिया में है? माननीय प्रधानमंत्री पहला नेता है जिन्होंने तमिल साहित्य की सबसे पुरानी एक ग्रंथ तिरुकुरल को ले जाके सिंगापुर में 5 इंटरनेशनल तमिल सेंटर बनाई है। काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे एम्बिशियस एस्पिरेशनल प्रोग्राम करके आज देश भर में तमिल भाषा को एक नए सिरे से प्रस्थापित किया जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री शायद 100 बार से ज्यादा बार ये कहा है तमिल भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। और इस बार हमने जो काशी तमिल संगमम आयोजन किया, उसमें हमने काशी में उसको थीम क्या रखा है, ऋषि अगस्त्य जी के बारे में उसको केंद्र बिंदु बनाए हैं। ऋषि अगस्त्य जी कौन थे? तमिल ग्रामर के प्रणेता थे। वहां की जो इंडियन मेडिसिन चलता है, वो सिद्ध मेडिसिन को प्रतिष्ठाता थे। इसलिए स्टालिन जी की ये बयानबाजी, यार उनकी सहयोगी बयानबाजी विशुद्ध राजनीतिक और अपने निहित हितों को प्रस्थापित करने की एक प्रयास है। सिर्फ रिकॉर्ड के लिए इस विषय पर अंतिम बात सर, एनईपी में कहीं भी हिंदी मैंडेटरी हो ऐसा कहीं नहीं है? कहीं भी नहीं है, कहीं भी हिंदी कोई भी भाषा। भारत में 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, ये उतने में अटकती नहीं है। भारत में सैकड़ों भाषा है जिसकी स्थानीयता महत्व रखता है। जैसे मैंने कहा, पूरा भारत की आदिवासी इलाका में वहां सबकी एक एक स्थानीय भाषा है। भारत सरकार के प्रयास रहते हैं उस भाषा तक पहुंचना। एनईपी की प्रमुख रिकमेंडेशन मातृभाषा आधारित शिक्षा। भारत में प्रधानमंत्री जी ने और आगे जाके बात कहा है, भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। ये जो विषय विवाद चल रहा है, ये समय आगे बदल चुका है। 60-70 दशक से आज हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में हैं। आज भारत की टेक्नोलॉजी देखिए, मैं आपको कहूं, इसीलिए हमने एनईपी में मातृभाषा आधारित शिक्षा इसीलिए कहा गया है।
मैं आपको दुनिया की 3-4 बड़े बड़े टेक्नो इकोनॉमी सुपर पावर को याद दिलाता हूं। जापान, जर्मन, इजराइल, इवन चाइना, ये सब अपना एडवांस इनोवेशन, एडवांस रिसर्च अपने अपने मातृभाषा में करते हैं, तब जाके ये क्रिटिकल थिंकिंग उन बच्चों में आ पा रही है। प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ है, उसके मूल उद्देश्य है भारत के बच्चों में आत्मविश्वास भरना, अपना क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेसिटी बढ़ाना, डिजाइन थिंकर बनना, डिसरप्टिव डिसीजन मेकर बनना। इसीलिए सबसे वैज्ञानिक पाथवे है अपने मातृभाषा में चीजों को समझना। फिर जिसको ग्लोबल मार्केट में जाना है, इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, वो जो भी भाषा पढ़े। भारत में तो सीबीएसई अनेक विदेशी भाषा को भी पढ़ने का अनुमति देता है। इसीलिए जब हम, अगर स्टालिन जी को इंग्लिश भाषा मंजूर है, पड़ोस की तेलुगु भाषा मंजूर नहीं है, कन्नड़ भाषा मंजूर नहीं है, दक्षिण की भाषा में कह रहा हूं, मलयालम भाषा मंजूर नहीं है, तो इनकी थॉट प्रोसेस को मैं क्या कह पाऊंगा। डेमोक्रेसी में मैं धैर्य के साथ उस थॉट प्रोसेस को भी समझाने का कोशिश कर रहा हूं। वो गाली गुलस पे उतर रहे, एक उत्तेजक बात, अस्थिरता की बात कहते हैं। अब सर इंतजार करते हैं आपकी आज की बात का जवाब उनकी तरफ से आएगा जरूर। इतना व्यापक सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है एजुकेशन, इसको अगर थोड़ा हिस्सों में हम लोग बांट के बात करेंगे तो नतीजे पर पहुंच पाएंगे। सर, स्कूल एजुकेशन एनईपी में आपने क्या एनविजन किया था? भारत के स्कूलों की शिक्षा कैसी हो, प्राइमरी स्टेज से लेकर के हायर सेकेंडरी तक, कितना काम आपने कर लिया और अभी कितना बाकी है? देखो, ये साल एनईपी इम्प्लीमेंटेशन का 5th ईयर है। 2020 से जब हम उसको इम्प्लीमेंट किए, तुरंत उसी साल अनफॉर्चुनेटली आने वाले कंज्यूकेटिव 2 साल हम कोरोना में फंस गए। फंक्शनली हमको 3 साल मिला है, लेकिन हमें 5 साल, उस 2 साल को भी सरकार ने सही समय, सही तरीके से उसको यूटिलाइज किया। हमने उसकी कैरिकुलम बनाया, हमने उसकी सिलेबस की ओर बढ़े। अभी टेक्स्ट बुक 7 साल की, अभी पहली बार भारत में एज 3 को, जो पहले WCD डिपार्टमेंट अभी हमारा वो दायित्व को संभालता है, आंगनबाड़ी केंद्रों में, शहरों में, प्ले स्कूल में इनफॉर्मली एजुकेशन सिस्टम को चलाया जाता था। 2 उद्देश्य था बच्चों के सामने, न्यूट्रिशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। इसको एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में डाला गया एनईपी में। एज 3 to 5, बाल बाटिका 1, 2, 3, फिर क्लास 1 to 12। स्कूल एजुकेशन ईयर अभी एनईपी के उपरांत 15 ईयर की होगी। पहला 3 साल कोलैबोरेटिव डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन में चलेगा, WCD की लीडरशिप रहेगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट उनके साथ रहेगा। आंगनबाड़ी मूवमेंट को देश भर में न्यूट्रिशन प्लस इनफॉर्मल एजुकेशन को फॉर्मल की ओर ले जाया जाएगा। प्ले बेस, सॉन्ग बेस, स्टोरी बेस, भारतीयता की मूल्यों के आधार पे बच्चों को उनमें से एक फॉर्मल सिस्टम पे डालना पड़ेगा, क्योंकि सब मानते हैं बच्चे की 80% ब्रेन डेवलपमेंट उसी अर्ली एज ग्रुप में हो जाती है। हमको उसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर उस समय में धीरे धीरे डालने की आवश्यकता है, इसलिए बाल बाटिका से शुरू होती है। फिर क्लास 1 and 2, इसको एनईपी ने कहा है कि फाउंडेशनल कोहर्ट। फिर उसके बाद 3, 4, 5 ये प्रिपरेटरी कोहर्ट आता है। फिर 6, 7, 8 ये मिडिल। फिर 9, 10, 11, 12 ये सेकेंडरी। आज एक 2-3 अगर मैं आपको एनईपी में, हमारी देश में 26 करोड़ स्कूल बच्चे हैं, 15 लाख स्कूल्स हैं। मैं जब स्कूल्स कहता हूं, एजुकेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट की सब्जेक्ट है। प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन मूलतः राज्यों की दायित्व है, लेकिन भारत सरकार उसके साथ पार्टनरशिप करती है। दोनों मिलकर हमारे दायित्व, ये जो 26 करोड़ बच्चे हैं, जो आबादी की एक सब्सटेंशियल साइज है, इसको अगर हम ठीक से नरिश करेंगे, ठीक से परवरिश करेंगे, इन्हीं के माध्यम से हम विश्व में इकोनॉमिक एंड सोशल सुपर पावर बन सकते हैं। यह हमारी परंपरा रही है। इसीलिए एनईपी ये 15 साल के बारे में खूब महत्व दिया है। अभी नई कैरिकुलम के आधार पर टेक्स्ट बुक बनना शुरू हो गया है, जिस टेक्स्ट बुक में पहली बार स्किल एजुकेशन को एक फॉर्मल एजुकेशन की, पहले स्किल क्या होता था, स्पोर्ट्स क्या होता था, आर्ट, कल्चर, ये सब ऑप्शनल या इलेक्टिव होते थे। कर लेने से ठीक है, नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन ये सारा चीजों को व्यक्ति की डेवलपमेंट के लिए, इंटीग्रल डेवलपमेंट के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, ये सारा विषय बच्चों की व्यक्तित्व में आनी चाहिए।
ये सारे को अभी फॉर्मल सब्जेक्ट बनाया जा रहा है। क्लास स्किल डेवलपमेंट आप स्कूल्स में शुरू करेंगे? 6 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक, पहले 6, 7, 8 इसमें स्किल ओरिएंटेशन किया जाएगा। फिर 9, 10th में व्यक्ति की लड़का या लड़की की रुचि के हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जाएगा और 11, 12 में स्पेशलाइजेशन की ओर जाएगा। और दुनिया की जो नया जॉब की लैंडस्केप बन रहा है, पहले 5 साल पहले एआई इतने यूज में नहीं था, मशीन लर्निंग एक विषय नहीं था, चैट जीपीटी के बारे में हम सुना ही नहीं था। ये जो डिसरप्टिव इमर्जिंग वर्ल्ड आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी पहले विषय ही नहीं था, केमिकल वेपन के बारे में जानकारी इतनी आवश्यकता नहीं थी, इंटरनेट की ओवर डिपेंडेंसी की हानि क्या होती है उसके ऊपर एक सोशल एस्पेक्ट हमें ध्यान में नहीं था। ये सब नई पीढ़ी में टेक्नोलॉजी हमको ईज भी डेवलप करती है, नए चैलेंजेस भी लेके आते हैं। कई सारे जॉब अबोलिश भी हो रहे हैं, कई सारे नया जॉब इमर्ज भी कर रहा है। ये सारे में अगर हम नई पीढ़ी को हम तैयार नहीं करेंगे, इसीलिए स्किल्स, स्पोर्ट्स पहले क्या धारणा था, जिसका कुछ नहीं होता है वो खेलता है, ऐसा नहीं है। हमें आने वाले दिनों में स्पेशलाइज स्पोर्ट्स स्कूल बनानी है, उसकी प्रायोरिटी रहेगा स्पोर्ट्स, उसके साथ साथ उसकी कॉम्पिटेंसी भी, उसकी कॉम्पिटेंसी होगा स्पोर्ट्स में, उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा मैथमेटिक्स, लैंग्वेज और सोशल साइंस में, साइंस में। लेकिन उसकी प्रायोरिटी रहेगी स्पोर्ट्स में, उसकी प्रायोरिटी रहेगी आर्ट एंड कल्चर में, उसकी प्रायोरिटी रहेगी हैंड्स ऑन स्किल में, उसकी प्रायोरिटी रहेगी डिजिटल स्किल्स में। लेकिन उसको मैथमेटिक्स की, साइंस की, सोशल साइंस की, एनवायरमेंटल साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। जिनको एडवांस रिसर्चर बनना है, शायद ये सारा विषय उसकी सेकेंडरी हो जाएगा, उसकी स्टेम प्रायोरिटी हो जाएगा। ये सारे प्रकार की एक फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पे हम एजुकेशन पॉलिसी को डेवलप कर रहे हैं और मैं कॉन्फिडेंट हूं, 5 साल हो गया है, इसमें कुछ काम हुए हैं, अनेक काम और गति से करना पड़ेगा। कोरोना हमको थोड़ा हर्डल्स डाला है, लेकिन मैं आज कहता हूं, आजादी के उपरांत, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के उपरांत अगर सबसे कॉन्सेंसस डॉक्यूमेंट कोई उभर के आ रहा है, इस बार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति सारे स्तर पे, सारे राज्यों में, मैं तो इसमें राजनीति नहीं दिखता हूं, भले ही किसी राज्य का कोई पॉलिटिकल कंपल्सन के कारण उनकी टोन कुछ हो सकता है, लेकिन एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में सब लोग सहमत हैं। हमारी बच्चों को, नई पीढ़ी को हमें 21वीं सेंचुरी स्टैंडर्ड्स की बनानी पड़ेगी, ग्लोबल सिटीजन्स बनानी पड़ेगी। कोई इसके यूनिवर्सली इसको लागू करने के लिए कोई लक्ष्य रखा है आपने, कोई साल? देखिए, एनईपी ने तो कहा है कि 10 साल के बाद उसमें एक नया अप्रोच लेके आएंगे। 5 साल हो गया है और 5 साल हमारे सामने है, हम उस 5 साल के अंदर एक बार और लीप फ्रॉगिंग करके फिर 5 साल, अभी जिस प्रकार के सौरभ जी टेक्नोलॉजी की आयु, कोई भी नया चीज आता है उसकी आयु पहले 25 साल होता था, फिर वो आयु बढ़ के घट के 10 साल हो गया, फिर घट के 5 साल हो गया, अभी तो आयु 6 महीना हो गया। इसलिए इस सारे डिसरप्टिव टाइम पे हमें आने वाले 5 साल के अंदर ग्लोबल रिक्वायरमेंट क्या होती है, और मैं मानता हूं भारत की इनहेरेंट कैपेसिटी कुछ है, भारत की स्ट्रेंथ है स्टेम एजुकेशन। इन दिनों में स्टैटिस्टिक्स आई है, दुनिया के अंदर लड़कियां किसमें ज्यादा पढ़ते हैं। दुनिया की यंग पॉपुलेशन को मैं अगर समीक्षा करता हूं, भारत में सबसे ज्यादा लड़की स्टेम एजुकेशन में पढ़ते हैं। भारत की मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग दुनिया के अन्य बच्चों की मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग में काफी आगे है। भारत में एथिकल लिविंग, हमारी जो सोशल फैब्रिक है, हमारी घर की जो बनावट है, हमारी समाज की जो बनावट है, ये भारत की एडिशनल स्ट्रेंथ है। मैं अगर उसमें फोकस करूंगा, उसको लिवरेज करूंगा, मैं विश्व की, आज दुनिया गांव हो चुकी है, सस्टेनेबिलिटी, न्यू जॉब लैंडस्केप, ये सब नया चैलेंजेस है, उसमें मैं बहुत ही आशावादी हूं और आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं, एनईपी एक नित्य निरंतर बदलने वाला दुनिया बन के लेके आएगा और उसमें हमारे बच्चे एकदम दुनिया को लीडरशिप की पोजीशन पे आ जाएंगे। सर, स्कूलों में स्कूल एजुकेशन में आप एक जो बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, उसकी बड़ी चर्चा है कि 10वीं के बोर्ड अब 2 बार हुआ करेंगे और शायद इसी एकेडमिक ईयर से आप लोग उस पर काम कर रहे हैं। इसकी आवश्यकता क्यों है और इम्प्लीमेंटेशन में क्या कहीं कोई आप हिच देखते हैं? देखिए, मैं आपको कहूं, ऑलरेडी हमारे देश में एक लड़के को, क्योंकि परीक्षा बच्चों के लिए एक स्ट्रेसफुल चीज है,
इस रियलिटी को, इस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। बच्चों को अगर पूछोगे आपको किससे एग्जामिशन चाहिए, वो कहेंगे परीक्षा पे एग्जामिशन चाहिए, लेकिन परीक्षा तो देना पड़ेगा, इवैल्यूएशन तो, असेसमेंट तो करना ही पड़ेगा। वैसे आपको परीक्षा से अगर छुटकारा चाहिए तो यही मौका है, आप कुछ कह सकते हैं उनसे। देखिए, सबकी मन में है कि परीक्षा ईज हो, परीक्षा में सहजता है, परीक्षा की परीक्षा लेनी चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं। इसीलिए देखो, देश की, दुनिया में शायद पहला देश होगा जिसकी प्रधानमंत्री खुद आते होंगे, हेड ऑफ द स्टेट खुद आते होंगे बच्चों को मिलने के लिए। आपने देखो हेड ऑफ प्रधानमंत्री जी के कितने काम रहते हैं, उसके बाद हर एक साल वो जनवरी फरवरी महीने में समय निकालते हैं, बच्चों के साथ समय बिताते हैं और छोटे छोटे टिप्स देते हैं। दिस टेस्ट कैसे होगे, कैसे रिलैक्स करोगे, कैसे माँ पिताजी के एक्सपेक्टेशन को मैनेज कर पाओगे, कैसे मित्रों की टीज को कैसे बच पाओगे, रिलैक्स करोगे, योगा करोगे, प्राणायाम करोगे, ऐसे सारे इस बार भी इस परीक्षा पे चर्चा एक अनोखी अनुभव के साथ पूरा हुआ है। मित्रों, परीक्षा को डिस्ट्रेस करने के लिए नए नए रिफॉर्म की भी आवश्यकता है। कई सालों से जो जेई, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कोर्सेज, आईआईटी, एनआईटी, स्टेट्स के अच्छे कॉलेजेस के लिए जो एडमिशन होती है, इनको हम लोग 2 बार परीक्षा देने के लिए अनुमति देते हैं। बड़े सक्सेसफुली चल रहा है। एक बार जनवरी में होता है, फिर एक बार अप्रैल में होगा। दोनों में जो सबसे ज्यादा नंबर रखेगा बच्चा, उसी को ही ऑप्ट कर सकता है। उस समय में, उसी साल उसको बोर्ड एग्जामिनेशन भी देना है, इसलिए उसको 2-2 एग्जामिनेशन में कभी कभी लगता है कि मैं थोड़ा पहले तैयारी कर ले तो पहले परीक्षा दे दूं, फिर बोर्ड एग्जामिनेशन दूं, फिर बोर्ड के बाद और एक बार एग्जामिनेशन दूं, दोनों में से जो बढ़िया होगा उसको मैं लूं। एनईपी के एक्सपर्ट्स ने यही विषय कहा था कि 10th और 12th में भी 2 बार परीक्षा देने की ऑप्शन दीजिए, जिसमें लड़का या लड़की अच्छा करेगा, स्टूडेंट्स जिसमें अच्छा करेगा उसी को ऑप्ट करेगा। ये एक स्टूडेंट से भी हमने बात किया था, ये एक पॉपुलर एंड अप्रिशिएबल पोजीशन स्टैंड हमने लिया है, इसकी काफी समर्थन मिल रहा है। अभी उसकी प्रस्तावना को सीबीएसई ने परामर्श के लिए, कंसल्टेंसी के लिए पब्लिक डोमेन में रखा है। अनेक लोग उसमें सुझाव दे रहे हैं, पिछले 3 दिनों से उसको रखा गया, अनेक 1000 सजेशन आए हैं। अमूमन 99% लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनके कुछ फंक्शनल सुझाव, उसको भी सीबीएसई अकोमोडेट करके 25-26 की जो एकेडमिक ईयर है, जिसकी 25 अप्रैल से शुरू होगा और 26 मार्च तक परीक्षा होगा, अप्रैल उस समय तक 25-26 एकेडमिक ईयर में 10th में 2 बार की परीक्षा की योजना अभी बनाई गई है। ठीक सर, लेकिन लोग कहते हैं कि आपकी सरकार ने बोर्ड के नंबरों की तो उसको इररेलेवेंट कर दिया है, क्योंकि हर चीज के लिए तो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए सीयूईटी देना पड़ेगा, नहीं तो नीट दो, नहीं तो जेईई दो। देखो, ये एक सब इमर्जिंग पैटर्न है। कभी कभी बोर्ड की एग्जामिनेशन पे मार्कशीट पे एडमिशन होता था। जब सब लोग सो रखें उस समय में क्या करेंगे, उस कॉम्पिटेंसी को फिर कैसे इवैल्यूएट करें? कोई तो एक सबको अगर 100 नंबर आ जाए तो यही हुआ। ड्यू में अनेक कोर्सेस में 100 नंबर में एडमिशन होने लगे। उस समय फिर क्या आया उपक्रम, फिर इंस्ट्रूमेंट बनाया गया कि चलो एक बार इसका एक असेसमेंट और एक बार कर ले। अभी तो जो सीयूईटी हो या बाकी नीट जेईई हो, इसमें हम इतने डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे रिफॉर्म्स के नाम पे लेके आएंगे। देखो, हमारे देश में जो एनईपी अगर 5-7 साल ठीक ढंग से इंप्लीमेंट हो जाएगा, हमें स्किल मैन पावर, रुचि आधारित, चॉइस बेस्ड एजुकेशन, सभी लोग इंजीनियरिंग कॉलेज की और मेडिकल कॉलेज की ओर ना बढ़े, जो जिसकी रुचि है। अभी नई पीढ़ी में मैं देख रहा हूं, पीपुल आर वेरी फोकस, मेरे को स्टेम ही पढ़ना है, मेरे को म्यूजिक ही पढ़ना है, मेरे को स्किल्स में जाना है। ये एजुकेशन सिस्टम एनईपी में रिकमेंडेड है। मैं मानता हूं कि अगर जब 5-7 साल इसकी सही इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, हमारी बच्चों में, प्रधानमंत्री जी इन दिनों में एक अच्छी बात कही है, हमारा लिए डिग्री महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कॉम्पिटेंसी। अगर हम दुनिया की यंग पॉपुलेशन है, भारत की 60% पॉपुलेशन 35 एज ग्रुप के नीचे है, यह भारत की यूएसपी है। आने वाले 25 साल तक इस पोजीशन पे हम रहेंगे, भारत एक युवाओं की देश रहेगा। उस समय में अगर हमारे बच्चों को हम कॉम्पिटेंसी की लेवल बढ़ाएंगे,
तब हम दुनिया की टेक्नोलॉजी के जमाने में दुनिया की जॉब रोल्स नहीं आएंगे। ये जीसीसी भारत में क्यों ज्यादा खोल रहे हैं, ये डिजिटल सर्विस में दुनिया में भारत अव्वल नंबर पे क्यों आ रहे हैं, डीपीआई भारत में इतने क्यों बन रहा है, क्योंकि भारत की एजुकेशन सिस्टम पे इतने टैलेंट पूल है। आज हमारी एम्बिशन है दुनिया की 50-60% काम भारत में ही होके आ जाए। ये संभव है, इसलिए हमारी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। हमारी बेसिक इंटेलेक्चुअल कॉम्प्रिहेंडिंग कैपेसिटी है, उसको अगर हम ग्लोबल रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट कोहर्ट में बनाना शुरू करेंगे, तब हम ग्लोबल लीडरशिप स्पेस में रहेंगे। हमें औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन 4.0 की लीडरशिप स्पेस को छोड़ना नहीं है, हमें उसको हासिल करना है। एनईपी वही रिकमेंड कर रहा है। सर, हमने कई सुझाव मांगे थे कि आपके इस विषय पर आपसे हम लोग बात करें, तो एक काफी बच्चों के बीच में से भी, पेरेंट्स के बीच में से भी एक विषय निकल करके आया, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स, नीट, जेई वगैरह प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आजकल लगभग हर बच्चा कोशिश करता है। जो कोचिंग सेंटर्स बने हुए हैं, और कई लोग उसको कोचिंग माफिया कहते हैं, कुछ कहते हैं, इसके लिए मैं नहीं जानता आपकी सरकार की कोई पॉलिसी है या नहीं, लेकिन लोगों में ये मांग है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो, बच्चों पर दोहरा प्रेशर ना बने। वो अपने एग्जाम लेते हैं, उनमें दाखिले के लिए लोगों को अलग एंट्रेंस देना पड़ता है। इसके लिए कुछ सोचती है सरकार? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, देश की पेरेंट्स की, देश की बच्चों की यही अपेक्षा है, लेकिन ये एक सोशियो साइकोलॉजिकल इश्यू है। मध्य वर्गीय परिवार में लगता है अगर मेरा बच्चा एक अच्छा कोचिंग सेंटर में नहीं जाता है, वो पढ़ के वहां क्या सीखता है सेकेंडरी हो जाते हैं। आस पड़ोस में लगता है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी की इश्यू है, क्या आपकी बच्चा कम थोड़ा पढ़ा लिखा है, क्या वहां क्यों नहीं जाता है। ये एक वर्ग से हम प्रभावित होते हैं। भारत सरकार, हमारी सरकार की स्पष्टता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 साल पहले एक एडवाइजरी सभी राज्यों को दिया है, कोचिंग सेंटर के लिए कंडक्ट के लिए क्या सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए। मेरे जानकारी में 8 से ज्यादा राज्य अपने अपने विधानसभाओं में उसके लिए कानून भी बना लिए हैं, कोचिंग सेंटर की रेगुलेशन के कानून भी बना लिए हैं। यह विषय में धीरे धीरे कॉन्सेंसस इमर्ज कर रहा है। हमारी तो अपेक्षा रहेगा कोचिंग सेंटर ना हो। मैं बड़े नम्रता के साथ कहूं, हमारी भारत सरकार की ओर से, राज्य सरकारों की ओर से हम दोनों में एक सहमत है, कोचिंग सेंटर ना हो। लेकिन ये एक प्रशासनिक विषय नहीं हो सकता है, नहीं हो रहा है। हम कर भी दें, लेकिन ये जो सामाजिक विषय है, ये अनटचेबिलिटी के लिए कठोर कानून है, लेकिन अनटचेबिलिटी भी एक समय तक रियलिटी था, अभी धीरे धीरे वो सुधर रहा है। सामाजिक जागरण से ये हो रहा है। अभी देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हमारी एक सरकारी स्कूल की व्यवस्था जो भारत सरकार के नेतृत्व में चलता है, नवोदय विद्यालय जी। नवोदय विद्यालय में जितने आईआईटी में, एक एग्जाम्पल, एक स्टडी आपको करके बता रहा हूं, आईआईटी में लगभग 19,000 20,000 स्टूडेंट्स कैपेसिटी है। उसकी 1,000 स्टूडेंट यानी 5% स्टूडेंट नवोदय और सेंट्रल स्कूल से आते हैं, जो कोचिंग में नहीं जाते हैं। अनेक स्टेट बोर्ड से बच्चे भी आईआईटी क्रैक करते हैं, ग्रामीण इलाका की बच्चे भी आईआईटी क्रैक करते हैं। इसलिए यह भ्रम में मैं तो नहीं हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो ही नहीं सकता है। ये लोग एक फाइनेंशियल पावर हो गए हैं, इसको थोड़ा मार्केटिंग कर पाते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर पाते हैं। एक जिस आयु में बच्चा रहता है उसको एक प्रलोभन और प्रभावित, प्रलोभन कहना उचित नहीं होगा, सही शब्द नहीं है, प्रभावित करने के लिए उनको एक साइकोलॉजिकल स्पेस मिल जाता है। मध्य वर्ग के परिवार अपने बच्चों को लगता है कि ट्यूशन इंस्टीट्यूट में डाल देने से, कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल देने से थोड़ा ये शायद कुछ न कुछ जादू हो जाएगा। ये जो सामाजिक चैलेंज है, मैं इसको बड़े एज ए पेरेंट्स, मैं उस विषय में बड़े गंभीरता के साथ कहता हूं, उसकी मैं नुकसान भी उठाने के लिए प्रस्तुत हूं। जो बड़े बड़े लोग उस दुनिया में जुड़े हैं, उनकी नाराजगी भी होती है, होने दीजिए। भारत सरकार उसके लिए प्रस्तुत है। इसीलिए हमने कुछ दिन पहले 2 आईआईटी हमारे इसके लिए एक एग्जाम्पलर इनिशिएटिव लिए हैं। आईआईटी कानपुर ने एक एआई के माध्यम से और एक वॉलंटियरिज्म को खड़ा करके साथी करके एक इंटरैक्टिव पोर्टल बनाई है, जो ऑनलाइन बच्चों को एक कोचिंग सेंटर के ऑल्टरनेटिव के रूप में मिलेगा, फ्री।
ये भी हमने प्रयास किया है। टेक्नोलॉजी को हमने उस प्रकार की लीवरेज करने का कोशिश किया है। अभी विद्या शक्ति करके एक इनिशिएटिव मद्रास IIT ने शुरू किया, चेन्नई की ओर से शुरू हुआ है। उसमें स्टेम एजुकेशन क्लास 6 से अनवर्ड 12 तक जो साइंस के एजुकेशन है उसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इंटरैक्टिव वे में बच्चों की स्टेम नॉलेज लेवल बढ़ाने के लिए भी काम किया जा रहा है। यह सब जब देखो, हमें भारत सरकार की, राज्य सरकारों की, हमारी टीम इंडिया की दायित्व है भारत में सरकारी खर्चे की एजुकेशन लेवल प्लेइंग होल्ड लेवल पर है। इस बार बजट को देखिए, बजट में माननीय प्रधानमंत्री के आदेश से वित्त मंत्री जी ने ये घोषणा किया है आने वाले दिनों में भारत की सभी सरकारी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल्स में ब्रॉडबैंड लगाया जाएगा। इसका अर्थ है डिजिटल इकोसिस्टम आ जाएगा वहां। इस प्रकार की हमारी सरकार तो सबके लिए है, सबके लिए टारगेट रखें, सैचुरेशन मोड पे हम काम करते हैं और हमारी दायित्व क्वालिटी एजुकेशन सभी बच्चों को मिले और हमारी बच्चों उसको, जैसे नवोदय का मैंने उदाहरण आपको दिया, नवोदय को थोड़ा अवसर मिला, एक्सीलेंट करे। कई राज्यों में एक्सीलेंस की स्कूल लोग चलाते हैं राज्य सरकार, वो भी अच्छा होते हैं। हमें सरकारी एजुकेशन पे भरोसा है। ठीक सर, कुछ की थ्रस्ट एरियाज आपकी सरकार के एजुकेशन सेक्टर में, उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। जैसे आपने कुछ उस पर बात भी की, भारतीय भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई हो, मातृभाषा में पढ़ाई हो, ये तो आपका फोकस शुरुआत से रहा है। लेकिन उसमें डॉक्टरी की पढ़ाई भी हो जाए, उसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हो जाए। हमने देखा कि कोर्सेस भी कई संस्थानों ने शुरू कर दिए हैं, हिंदी में बीटेक की पढ़ाई हो रही है। ये व्यवहारिक कितना है? बिल्कुल व्यवहारिक। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि विश्व की, अब हम सब लोग, छोटा सा देश है इजराइल, वहां का रिसर्च हिब्रू में ही होता है, वहां का स्थानीय भाषा में। जापान, एक मेड इन जापान एक बेंचमार्क है क्वालिटी के, वहां की सारे जो रिसर्च होती है जापानीज लैंग्वेज में होती है। चाइना एक एडवांस इंजीनियरिंग और इनोवेटिव कैपेसिटी बना चुका है, उसकी मार्केटिंग की लैंग्वेज इंग्लिश है, उनकी R&D की लैंग्वेज मैंड्रिन है। जर्मन दो विश्व युद्ध को झेल लिया, उसके बाद एक इंजीनियरिंग सुपर पावर होकर खड़ा है, उसकी भाषा स्थानीय है। फ्रेंच में भाषा स्थानीय है, इटली की भाषा अलग है। इसलिए हम इस गलतफहमी में ना रहें। भारत में सिर्फ 12 से 15% लोग इंग्लिश भाषा में ही अभ्यास करते हैं। वो कोई बुरा नहीं है, करना भी चाहिए, हमें भी ग्लोबल मार्केटिंग में जाना ही चाहिए। हमारे वहां तो फ्रेंच लैंग्वेज की भी पढ़ाई की व्यवस्था है, जापानीज लैंग्वेज हमारी तो एक प्रायोरिटी की विषय हो रहा है। इसलिए हम तो मल्टीलिंगुअल की भी हमारे देश में, मैंने जैसे कहा, आज 22 शेड्यूल लैंग्वेज है। 100 से ज्यादा लैंग्वेज हम पढ़ाते हैं देश भर में, उससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर राज्यों की लिस्ट में देखूं, कई राज्यों में अनेक स्थानीय भाषा में, ट्राइबल लैंग्वेज में पढ़ाने की व्यवस्था है। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। और मैं तो आज बहुत उत्साहित हूं, टेक्नोलॉजी के समय में यूजिंग टेक्नोलॉजी की उपयोग करते हुए हम भाषिणी जैसे टूल, अनुवादिनी जैसे टूल हमने बनाई है, जो ट्रांसलेशन एक नया दुनिया बन चुका है। अभी मेरे सामने एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने अपना ऑनलाइन कोर्स की ब्रोशर मेरे को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे थे। आपको सुन के आश्चर्य होगा, लगभग प्रमुख भारतीय भाषाओं में उनकी मैनेजमेंट की कोर्स विथ प्रॉपर ट्रांसलेशन। मैं उड़िया आदमी हूं, मेरे उसमें सबसे भावगत दृष्टि से, स्पिरिट की दृष्टि से उड़िया को समझ पाऊंगा। मैंने एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट कोर्स की उड़िया लिटरेचर को पढ़ा, बड़े व्यवस्थित तरीके से उसको लिखा गया है। इसलिए भाषा ही वो क्यों करते हैं, उनको अपने विश्वविद्यालय में भारतीय बच्चों को अट्रैक्शन करने के लिए लैंग्वेज, भारतीय लैंग्वेज को ही लेना पड़ेगा। आज विश्व की हायर एजुकेशन में मल्टीलिंगुअलिज्म यूजिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इज द प्रैक्टिस ऑफ द पीरियड। हमें भारतीय यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, पुणे में, महाराष्ट्र में कॉलेज पूरा मराठी भाषा में इंजीनियरिंग की यूजी के 4 साल की पढ़ाई करते उनको प्लेसमेंट भी हो गया।
अभी अभी मेरे को आदरणीय गृह मंत्री जी जब गए थे वो एक समावर्तन उत्सव में मसूरी लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, उन्होंने मेरे को आके कहा कि वहां 38 बच्चे भारतीय भाषा में परीक्षा देके वहां पहुंचे। इसलिए हमें ग्लानि नहीं होनी चाहिए। हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व में सदैव पूज्य बापू ने हिंदी भाषा को लेके क्या कहा, वो गुजराती भाषा भाषी थे, उनकी मातृभाषा गुजराती था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी के ऊपर क्या कहा है। इसलिए हमारी भारतीय भाषा में कोई ग्लानि रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं हम अपने मातृभाषा को लेके, और मातृभाषा सबकी अलग अलग है, सबके अलग अलग। भारत उसी विविधता के कारण एकत्रित है। हम एकता इसीलिए हमारी विविधता है। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लोग हम लोग हैं। हम एक दूसरे को सम्मान करने सीखा इसी से, और बहुत सारे इंटरकनेक्टेडनेस भी है। हमारे देश में तमिल, संस्कृत, पाली, प्राकृत, इस प्रकार की अनेक भाषा हजारों साल से हैं। उसके ऊपर अनेक स्थानीय स्तर पे भी हमारे देश में उर्दू भी बनी है। फारसी और संस्कृत और हिंदी की कोलैबोरेशन में ही तो उर्दू बनी है। ये भारत की देन है। इसलिए भारत ने, हम अभी बृहत भाषा कोश बना रहे हैं राष्ट्रभाषा समिति की ओर से, राष्ट्रभाषा विभाग बृहत भाषा कोश बना रहे हैं। उसमें हम कई इंग्लिश शब्दों को भी आत्मसात करते हैं। मैं उड़िया होने के नाते मेरे मन में एक बहुत गर्व है। गर्व क्या है, इंग्लिश डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जगरनाट किसके बारे में वर्णन किया गया है। एक विराट काय रूप की इंग्लिश टर्म है जगरनाट। जगरनॉट, यस। वो क्या है? सारी की इंग्लिश टर्म क्या है? क्लॉथ तो है, सारी हमारे वहां स्पेसिफिक, सारी की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाइए, सारी का क्या है? वो सारी है। ऐसे ही हम लोग अगर स्क्रू ड्राइवर को ले लेते हैं, क्या असुविधा है? मूल विषय है बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाना। ठीक। मैं सोचता हूं उड़िया में, बोलता हूं हिंदी में, कभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाता हूं बोलता हूं इंग्लिश में, लेकिन मैं सोचता हूं उड़िया में। ऐसे ही भारतीय भाषा में बच्चा अपना सोचेगा, अपने ट्राइबल लैंग्वेज में सोचेगा, कोई बंगाली में सोचेगा, कोई पंजाबी में सोचेगा, कोई तमिल में सोचेगा, कोई मलयाली में सोचेगा। उनकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज अलग हो सकता है। और केवल स्कूल एजुकेशन नहीं, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन भी लेगा उसी बात। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कोर्ट लैंग्वेज धीरे धीरे भारतीय भाषा होगा। मेडिकल, मध्य प्रदेश में मेडिकल कोर्सेस हिंदी में होने लगा है। इंजीनियरिंग कोर्सेस मराठी में होने लगा है। ठीक है सर। एआईसीटी ने, हमारे अनिल जी यहां बैठे हैं, जब वो एआईसीटी के चेयरमैन थे, उन्होंने एआईसीटी की प्रयास से सभी भारतीय भाषाओं में एआईसीटी 4 साल की कोर्स बनाई है। उसका रेस्पेक्टिव मदर टंग में बनाई है। ये एक सक्सेसफुल, हमने ज्ञान महाकुंभ बना के उसको रखा। इस बार भारत की बजट में ये भी आए, भारतीय भाषा पुस्तक योजना। जी हाँ। एक महत्वपूर्ण योजना इसीलिए हमने शुरू किया है। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, न्यू आइडियाज के लिए हमको विषय का स्पष्टता चाहिए। स्पष्टता आएगा जिस भाषा में नवजात शिशु पहला शब्द सुनता है या पहला शब्द बोलता है, अगर उसी भाषा में अगर वो लिखना पढ़ना शुरू करता है, तब जाके उसकी मानसिक विकास 100% हो पाएगा, वो मातृभाषा ही हो पाएगा। सर, हमारे यहाँ एक और क्रेज है पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी, विदेश में जाके पढ़ने का। अच्छा, उसमें पैसा भी खूब खर्च होता है। आपकी सरकार कोशिश कर रही है कि हम वो यूनिवर्सिटीज जो वो यहां से देखता है मैं वहां जाके पढ़ूं, उनको भारत में लाया जाए। लेकिन अभी मैं देख रहा था कि जैसे यूके की एक यूनिवर्सिटी है, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, वो कैंपस खोल रही है। डीकन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की, वो गुजरात में आ रही है। ये लंबा काम है। आ नहीं रहे, आ चुके हैं, आ चुकी है। अभी देखो मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स स्पष्ट करूं। भारत में 4 करोड़ हायर एजुकेशन स्टूडेंट है। ये इसका जीआर रेशियो 27% है, 26-27% है। आने वाले दिनों में हम लोग उसको 8-9 करोड़ तक बढ़ाएंगे। उसमें बच्चा, अगर 4 करोड़ में हायर एजुकेशन में बच्चे सिर्फ 10-12 लाख बाहर जाते हैं, बड़ा फॉरेन करेंसी बाहर जाता है। फॉरेन यूनिवर्सिटी भारत में आए, इसकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम लोगों ने यूजीसी की ओर से बना लिया गया है। यूजीसी ने उसको अनुमति देना शुरू किया है। इसी एकेडमिक ईयर में 3 पिछले एकेडमिक ईयर में जो चालू 24-25 में
जो अभी 1 महीने के बाद समाप्त होगा, उसमें 2 यूनिवर्सिटी ऑलरेडी पढ़ाना शुरू कर दिए। गुजरात की गिफ्ट सिटी में उलंगुंग और डिकेन, ये ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी अपना कैंपस खोल के पढ़ाना शुरू कर दिया है। साउथहैम्पटन यूके के 25-26 एकेडमिक ईयर में गुड़गांव में शुरू कर देगा। मेरे पास जो प्रारंभिक सूचना है, 20 से 25 प्रेस्टिजियस ग्लोबल यूनिवर्सिटी अनेक फील्ड में, विशेष करके स्टेम में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिकल स्टडीज में, मैनेजमेंट स्टडीज में, इसी सारे स्टडीज में अपना यूनिवर्सिटी खोलने का, जिसको भारत सरकार ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन के अनुमति दिया है, उसको अनुमति लेके खोलने की काम करने, और आने वाले 2-3 साल में सब्सटेंटिव नंबर की ग्लोबल यूनिवर्सिटी भारत भी आ जाएंगे। और भारत के आईआईटीज को आप बाहर ले जा रहे हैं, उनके कैंपस बाहर खोल रहे हैं। अभी देखो डिमांड है, 2-2 जगह भारत की आईआईटी एक पिछले 5-7 दशकों में एक ग्लोबल ब्रांड बन चुकी है। भारत की आईआईएम ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं। भारत की चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, ये सारे ग्लोबल मैन पावर पूल के, टैलेंट पूल के हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए इंडियन एजुकेशन की मैं फिर कहूं, स्टेम ऑन मैथमेटिक्स, स्पेसिफिक फिनेंस, ये सब भारत की यूएसपी बन रहा है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा, एआई को लेकर के बहुत लोगों के अंदर उत्सुकता भी है, जानने की चाहत भी है। अब लोगों ने अपने अपने एआई टूल्स निकाल लिए। अमेरिका ने निकाला था चैट जीपीटी, अब चाइना भी उसके अंदर आ गया। हमारे यहाँ भी कहा है अश्विनी वैष्णव जी ने कि हम भी उसमें प्रयास कर रहे हैं। आप अभी आपने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज भी आप लोग खोल रहे हैं, एजुकेशन के लिए भी आप लोगों ने शुरू किया। 3 अभी आपने, और एग्रीकल्चर के लिए, मेडिसिन के लिए आपने डेडिकेट भी किए थे। क्या सोचा है इसके बारे में? सौरभ जी, एआई एक रियलिटी है। जैसे कोई एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंदर बिजली आया, इलेक्ट्रिक एनर्जी आया, वो एक रियलिटी बना। आज मॉडर्न लाइफ में बिना इलेक्ट्रिक एनर्जी इट्स ए अनइमेजिनेबल थिंग्स। ऐसे ही इंटरनेट आया, हम सबके हाथ में जो टेलीफोन है, हम लोग सेलुलर सर्विस में कम, इंटरनेट सर्विस में ज्यादा डिपेंड करते हैं। डाटा टॉकिंग टाइम से डाटा एक्सचेंज ज्यादा हो गया है, इंटरनेट रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही आने वाले दिनों में एक लेयर्स आ रहा है, वो एआई के। एआई काफी ईज डेवलप करेगा, दुनिया को बहुत छोटा कर देगा, दुनिया की समय बहुत कम कर देगा। यानी आपने जो थॉट प्रोसेस की, कैलकुलेशन की, फिर अगर क्वांटम उसके बाद जुड़ेगा तो एक नया दुनिया बनने वाला है। टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक अप्रोच नया दुनिया बनाने वाला है। हमें उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। भारत की सारे विभागों की माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उसमें रुचि लेते हैं। वो हम लोगों कैबिनेट डिफरेंट रिव्यू मीटिंग में ये आग्रह करते हैं, एआई भारत की कोई वॉक ऑफ लाइट नहीं रहेगा, कोई एक्टिविटीज नहीं रहेगा जिसमें एआई एम्बेडमेंट नहीं होगा ही। इसीलिए अभी हमको सरकार ने आदेश दिया, एआई इन एग्रीकल्चर, एआई इन मेडिसिन, हेल्थ केयर, एआई इन सस्टेनेबल सिटीज। और इस बार बजट में आया एआई इन एजुकेशन, एआई फॉर एजुकेशन। इस प्रकार की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना के उसमें एडवांस वर्क क्या हो, ये काम पे हम लोग लगे हैं। मेटी, डीपेट, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, ये कई डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट, रोड ट्रांसपोर्टेशन में भी एआई चाहिए, एग्रीकल्चर में भी एआई चाहिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ये सारे में एआई का एक रिवॉल्यूशन दुनिया में आ चुका है। भारत की जो, मैं फिर कहा कि भारत की जो यंगर जेनरेशन की जो एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, एक डिसरप्टिव आइडिया लेके आ जाना, हमारे बच्चे भी पीछे नहीं रहेंगे, हम उसके ग्लोबल लीडर होके ही रहेंगे। सर, बहुत समय लिया आपका। मैं 40 मिनट तक लगातार बिना कोई पॉलिटिकल बात किए पहला शो कर रहा हूं कई वर्षों के अंदर, तो देखो मेरा पॉलिटिक्स डेफिसिट हो गया सर मेरा। तो एक अंत में एक पॉलिटिकल सवाल, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें बताया गया है कि अगले कुछ दिनों के अंदर पता चल जाएगा कौन है, तो उन्हीं से तो नहीं बात कर रहा सर? मैं तो अभी शिक्षा के बारे में बात कर रहा हूं आपसे। मेरे दायित्व तो अभी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पार्ट बाय पार्ट इंप्लीमेंट कैसे करना, उसकी एक होलिस्टिक इंटरकनेक्टेडनेस डेवलप करना। उसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान जी, जोरदार तालियां प्लीज। बहुत शुक्रिया।